गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि इतिहास के की कड़ी को लेकर के मैं आप सभी के साथ आगे बढ़ रहा हूं, आज एक महत्वपूर्ण बात है कि इस सेशन के अंतिम में, जो 5 से 7 मिनट का सेशन होगा, इस सेशन के अंतिम में आपको 2 सवाल दिए जाएंगे। 2 सवाल, इतिहास के 2 सवाल आपको रहेंगे, जिसका कमेंट सेक्शन में आपको उत्तर बताना है और आप ये देखना है कि आपकी तैयारी किस स्थिति में है। 17वीं बीपीएससी की जो तैयारी है आपकी, वो किस स्थिति में, और इतिहास के प्रश्नों को आप किस हद तक सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक सेशन को देखना है। 2 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, कमेंट सेक्शन में आपको अपना राइट आंसर बताना है उस सवाल का। चलिए, तो कल हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज को शुरू किया था, जिसमें हमने आधुनिक इतिहास को समझा था कि आधुनिक इतिहास में 3 शताब्दियों को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी का एरा भारत में राजनीतिक पतन के तौर पे जाना जाता है। 19वीं शताब्दी का एरा सामाजिक सुधार के तौर पे जाना जाता है और 20वीं शताब्दी का एरा जो है वो राजनीतिक और राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी में जो भारत में राजनीतिक पतन हुआ, जो मैंने कल आपको बताया था पीछे के वीडियो में, जो लोग नहीं देखे वो वीडियो को देख लेंगे, जिसमें हमने आधुनिक भारत में राजनीतिक पतन के बारे में बताया था, किस प्रकार से मुगल इंपेरर का डिक्लाइन हुआ, यानी मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, मराठा साम्राज्य भी समाप्त हुआ और मुगल और मराठों के समाप्त हो जाने के बाद भारत में अंग्रेजी गुलामी शुरू हुई, जो भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। तो आज की इस कड़ी में हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से आखिर अंग्रेज ही क्यों भारत में शासक बन पाए, अंग्रेज ही क्यों, दूसरा कोई क्यों नहीं। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, इसके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लेंगे कि अंग्रेज ही क्यों, क्योंकि कंपनियां तो बहुत सारी आई थी। 1498 में ही भारत में पुर्तगाल आ गया था। 1595-96 में हॉटमैन के नेतृत्व में डचों का अभियान भारत आ गया था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ गई थी। 1664 में फ्रांस की कंपनी भारत आ गई थी। डेनिश और स्वीडिश भारत आ गए थे। ये लगभग 6 यूरोपियन कंपनियां जो थी वो भारत आ चुकी थी। लेकिन ये 6 यूरोपियन कंपनियों में एक ही यूरोपियन कंपनी यानी कि ब्रिटेन जो है, यानी कि इंग्लैंड जो है, वो किस प्रकार से भारत को लगभग 200 साल तक गुलाम बना करके रखा। एग्जैक्ट अगर मैं आपको डाटा बताऊं तो 190 साल तक लगभग भारत को उन्होंने गुलाम बना करके रखा। तो आखिर क्या रीजन था कि अंग्रेज ही भारत को गुलाम बनाए, बाकी कोई क्यों नहीं बना पाया। तो इसके कुछ तो इंटरनल कॉजेज थे और कुछ एक्सटर्नल। इंटरनल कॉजेज यानी आंतरिक कारण का मतलब है कुछ कारण इसके ब्रिटेन में थे और कुछ कारण इसके भारत में थे, है ना, कि ब्रिटेन ही भारत में क्यों। पहला भारत की इंग्लैंड के बारे में, ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है कि उनका कभी सनसेट नहीं होता था, उस टाइम पे सूर्यास्त नहीं होता था। सूर्यास्त नहीं होने का मतलब ये होता है कि उनकी संपन्नता इतनी थी कि वो सब जगह उनका कंट्रोल था और उन्होंने सभी जगह पे अपना कंट्रोल जो है स्टैब्लिश किया। इसका सबसे बड़ा रीजन है ब्रिटेन का ज्योग्राफिकल कंडीशन, ब्रिटेन का भौगोलिक स्थिति। ब्रिटेन अपने 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और समुद्र से घिरे होने का उसका फ़ायदा क्या था कि वो वाटर ट्रेड जो है, यानी कि जल व्यापार जो है, वो बहुत आसानी से, सुगमता से, आसानी से और कम खर्चा में कर पाता था। ठीक है, कच्चा माल कहीं से आसानी से ले आता था और तैयार माल को मार्केट में जाकर के बेच देता था। तो आवागमन की एक सुविधा है उसके लिए बहुत बेहतरीन थी, जो उसकी ज्योग्राफी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा जो चीज़ है कि उस समय का भारत का जो इंटरनल कंडीशन था वो क्या था, तो भारत में पॉलिटिकल डाउनफॉल चल रहा था और राजनीतिक पतन, यानी कि मजबूत शासन तंत्र का अभाव। और इस मजबूत शासन तंत्र के अभाव को सबसे पहले जिसने कंट्रोल किया, जिसने इसको समझा, वो समझा तो था फ्रांस, लेकिन इसको भुना पाया ब्रिटेन। ब्रिटेन में एक व्यक्ति था जिसका नाम, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो कौन है, एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने क्या कहा था, स्मिथ ने कहा था कि व्यापार को व्यापार पे छोड़ दो, व्यापार को बाजार पर छोड़ दो, यानी कि व्यापार में जो है वो किसी भी स्थिति में सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि सरकार हस्तक्षेप ना करे, कंपनी अपना जो है वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से मार्केट को ये करेगी। तो वहाँ की जो सरकार थी वो सरकार इनको कंट्रोल नहीं करती थी। तो एक प्रकार से ब्रिटेन की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका पूरा नाम था गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, ये उस कंपनी का पूरा नाम था। तो ये कंपनी जो है वो पूरी तरह से प्राइवेट कंपनी थी, 217 व्यापारियों की संयुक्त पूंजी की कंपनी थी और इस कंपनी पर किसी भी प्रकार का कोई बाहरी कंट्रोल नहीं था।
तो कंपनी के जो अधिकारी थे वो अपने हिसाब से लेकर चलते थे। वही इनके जो कंपटीटर्स थे जैसे कि फ्रांस, तो फ्रांस का आप देखेंगे कि फ्रांस की जो कंपनी थी वो सरकारी कंपनी थी। फ्रांस की इस कंपनी को कोई भी छोटा से छोटा निर्णय लेने के लिए अपने यहाँ की सरकार से परमिशन लेना पड़ता था। तो ये एक दिक्कत थी इनके साथ, तो ये इनका कोई भी निर्णय समय पे हो ही नहीं पाता था। दूसरा क्या है कि अगर पुर्तगाल की बात करें, पुर्तगाल सबसे पहले आया था लेकिन भारत में शासन नहीं कर पाया। इसका रीज़न था कि पुर्तगाल डिस्टर्ब हो गया, पुर्तगाल की नाविक शक्ति कमज़ोर हो गई और पुर्तगाल जो है उसका फोकस अमेरिका की तरफ बढ़ गया, तो इंडिया में उसका इंटरेस्ट कम हो गया और इंडिया में उसकी स्टेबिलिटी कमज़ोर हो गई। और आप देखेंगे कि ब्रिटेन ने जो है वो डचों को भी इंडिया से भगा दिया था और भगा करके उनको इंडोनेशिया में शिफ्ट कर दिया था। तो जो उनके कंपटीटर्स है, और डेनिश और स्वीडिश तो डायरेक्ट इंडिया में व्यापार किए ही नहीं कभी, तो मुख्यतः इनके जो 5 जो इनके कंपटीटर्स थे यूरोपीय, इन कंपटीटर्स ने इनके साथ जो है सो ब्रिटेन सबसे आगे निकल गया अपने इंटरनल कारण की वजह से और अपने एक्सटर्नल कारण की वजह से। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था इनका ज्योग्राफिकल कंडीशन और साथ ही कंपनी का प्राइवेट होना, क्योंकि कंपनी अपने मर्जी से निर्णय ले पाती थी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ब्रिटेन की कंपनी ने स्वाली के युद्ध से पुर्तगाल को भारत से भगा दिया था। ब्रिटेन की कंपनी ने बेदरा के युद्ध से, जो 1759 में हुआ था, बेदरा के युद्ध से डच को भारत से भगा दिया था। ब्रिटेन की कंपनी ने 1760 में वांडीवास के युद्ध से फ्रांस को भारत से भगा दिया था। तो जो इनके यूरोपियन कंपटीटर्स थे मौजूद, उनको अलग अलग युद्धों में लड़ करके उन्होंने भगा दिया भारत से। और एक जो इनको डर था किससे, मराठों से। मराठे जो भारत के थे, इनसे इनको डर था, क्योंकि मराठों को जो है वो युद्ध करने आता था। कौन सा? तो मराठों को युद्ध करने आता था गोरिल्ला युद्ध, जो कि गोरिल्ला युद्ध अंग्रेजों को लड़ने नहीं आता था। तो उनको डर था कि अगर मराठों से हमारा कहीं